आज का टॉपिक है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र। और ये जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में, या तो आपसे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन वाला क्वेश्चन पूछेगा और उस पर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल, और या फिर लेंस मेकर फॉर्मूले को प्रूव कराएगा। तो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव किया जाता है, ये थिन लेंसों के लिए किया जाता है, पतले लेंसों के लिए सॉल्व किया जाता है। तो एक मान लीजिए हम इसको उत्तल लेंस के लिए प्रूव कर रहे हैं, जैसे उत्तल और अवतल दोनों के लिए प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ये जो लेंस लेके चल रहे हैं हम, ये पतला लेंस है। आपने एक लेंस ले लिया, नाम दे दिया x और y। और अगर पृष्ठों की बात करें तो इधर वाले जो पोल है, पहले इसका प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। इधर वाला जो पोल है इसका, उसको नाम दे रहे हैं हम P1, और इधर वाले पोल को नाम दे रहे हैं P2। और लेंस की जो थिकनेस है उसे लेके चल रहे हैं T। और बाद में हम ये कह रहे हैं कि पतला लेंस है तो T जो होगा वो कोई जो दूरी होगी थोड़ी ज्यादा, उसके कंपैरिजन में हम उसको क्या मान सकते हैं, निग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमने मान लिया एक उत्तल लेंस है XY, जिसके दो पृष्ठ है X P1Y और X P2Y। अब इसके सामने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट रखिए O, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसी ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आप वक्रता केंद्र की बात करें तो पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इस साइड में आएगा, मान लीजिए ये है C1, और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इस साइड में आएगा, मान लो क्या है C2। देखिए फिगर बनाने की बात आती है तो हम इसको दो स्टेपों में लेकर के चलेंगे। पहला स्टेप क्या मान करके चल रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है, ऑब्जेक्ट हमारी विरल माध्यम में रखी हुई है, ये यहां पे हवा है, हवा का मतलब विरल माध्यम, और इसका अपवर्तनांक आपने मान लिया μ1, और ये जो लेंस है इसका मान लिया μ2, और बाद में हम μ2/μ1 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। अब यहां पर जो हम डेरिवेशन करते हैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जब हम ये लेते हैं कि हमारी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहां से आप एक रेज दिखाते हो, ये कोई आपकी आपतित किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। जैसे ही लेंस पे पहुंचेगी तो अब हम इसको लेंस नहीं मान रहे, बल्कि हम मान रहे कि ये गोलीय पृष्ठ पर पहुंची है। कैसे पृष्ठ पर पहुंची है? गोलीय पृष्ठ X P1Y पर पहुंची है। इसका मतलब अब X P1Y का इधर वाला जो पूरा एरिया है वो माना जा रहा है एक तरह से ग्लास, उस पूरे एरिया को ग्लास मानना है। हालांकि रियल में तो क्या है, केवल ग्लास तो ये है जो लेंस है, लेकिन हम केवल जब पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो ये पृष्ठ हमारा गोलीय है, तो इधर वाला पूरा क्षेत्र हमारा क्या है, अपने मन में हम उसको ग्लास मान करके चल रहे हैं, कांच मान के चल रहे हैं। जैसा कि तुमने गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें यही तो था कि एक पृष्ठ उत्तल हो गया और उधर पूरा एरिया आपका ग्लास हो गया, ऐसे मान करके चल रहे हैं। अब क्या होगा सा इस जगह पे अगर आपको वो दिखाना है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए थोड़ा दूर दिख रहा है C, थोड़ा सा पास ले लेते हैं। चलो ये C1 हो गया। अब रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए क्या करोगे, नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी तो आप यहां से डॉट डॉट करके एक लाइन खींच लोगे और इसको और चाहो तो आगे बढ़ाओ। ये नॉर्मल हो गया, N1 मान लेना इसको, ये नॉर्मल हो गया। अब प्रकाश किरण हमारी ऐसे सीधी जाती, लेकिन क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण किधर जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर बेंड कर जाएगी। और अभिलंब हमारा ये है, तो ऐसे न जाकर के मान लो वो बेंड करके ऐसे आ, ठीक है भाई। लेकिन अब आप कहोगे कि यहां फिर से अपवर्तन नहीं, उस पृष्ठ की बात नहीं कर रहे हम केवल इस पृष्ठ को मान रहे गोलीय और उधर पूरा कांच मान रहे। इसका मतलब तो ये प्रकाश किरण फिर क्या होगा, सीधी चली जाएगी और आगे जाकर कहीं भी मिलेगी, वहां पर बन जाएगा उसका प्रतिबिंब।
यहां पर प्रतिबिंब बन गया, मान लो उसका नाम दे दिया आपने आई डैश, और ये जो आई डैश प्रतिबिंब बना है ये एक्स P1 y वाला जो पृष्ठ है इस पृष्ठ से बना है। और यहां एक और चीज ध्यान रखनी है, यहां जो प्रकाश किरण आई थी वो किधर से आई थी? विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ, क्योंकि अब आप इधर विरल मान रहे हो और उधर पूरा एरिया कैसा मान के चल रहे हैं? हम सघन मान करके चल रहे हैं, सही है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे x P1 y पृष्ठ के लिए, x P1 y पृष्ठ के लिए, और किससे? अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। और अपवर्तन का सूत्र लगा तो रहे हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब किरण विरल से सघन की ओर जा रही है, तो किरण कैसे जा रही है? विरल से सघन की ओर जा रही है। तो विरल से सघन वाला जो फॉर्मूला होता था वो अगर तुम्हें ध्यान हो तो वो फॉर्मूला ये हुआ करता था, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये आपका फॉर्मूला हुआ करता था, सही है। लेकिन आप इस पृष्ठ की बात कर रहे हो, तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम r1 मान के चलेंगे और इधर वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r2 मान करके चलेंगे। अब उस केस में क्या है, मान लीजिए O से लेकर के और P1 तक की दूरी को आपने मान लिया u, और P1 से लेकर के I डैश तक की दूरी को आपने मान लिया v डैश, क्योंकि जब प्रतिबिंब को डैश माना है तो उसकी दूरी को भी डैश मानेंगे। अगर प्रतिबिंब को I मान रहे होते तो उसकी दूरी को v मान लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, तो अब फॉर्मूला लगाओगे वहां से, तो μ2/v की जगह पर v डैश, देखो, माइनस μ1/u, चलो u है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को माना r1, तो r1 समीकरण नंबर 1। ये देखिए थोड़ा सा, क्योंकि दो ही स्टेप है, लेंस मेकर फॉर्मूला जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उतना ही आसान टॉपिक है, क्योंकि केवल दो स्टेप है, इसमें स्टेप ज्यादा है नहीं। पहला एक स्टेप इस वाले पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला लगा देना है, और इस वाले पृष्ठ के लिए तुम्हें दिख रहा है प्रकाश किरण विरल से सघन की ओर जा रही है और प्रतिबिंब बनना है आपका आई डैश। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब रियल में तो दो बार अपवर्तन हो रहा है। दूसरी बार अपवर्तन किस पृष्ठ पर हो रहा है? ये इस वाले पृष्ठ पर। इस वाले पृष्ठ पर जब अपवर्तन को तुम देखोगे तो आपको जो नॉर्मल चाहिएगा वो इस वाले सी से आएगा। आप इस वाले सी से डॉट डॉट करके खींच दोगे तो वो नॉर्मल का काम करेगा। अब यहां पर प्रकाश किरण, अब आप देख रहे हो वैसे रियल में क्या हो रहा है, रियल में अब सघन से विरल की तरफ जा रही है, तो सघन से जब विरल की तरफ जाएगी तो अविलंब ये आपका, तो अविलंब से क्या हो जाएगी भाई, अब वैसे तो तुम ऐसे दिखा रहे हो डॉट डॉट ये वाली जगह, अविलंब से दूर हट जाएगी, तो अविलंब से दूर यानी वैसे तो यहां दिख रही है तो दूर हटने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसे चलेगी। ये रियल में प्रतिबिंब बन गया आपका आई। तो देखिए वास्तव में क्या हो रहा है, अगर आपको ये झंझट लग रहा हो, इस फिगर को बनाना आपको झंझट लग रहा हो, तो जब एग्जाम हो तो कुछ मत करना, एक काम कर लेना, एक बार ऐसे करके किरण दिखाना, थोड़ी सी बेंड करना, फिर ज्यादा बेंड कर देना। दो बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार उस सरफेस से बेंड किया, फिर उस सरफेस से और बेंड कर दिया, तो रियल में जो हो रहा है तो यही तो है, ये और ये रियल में है। लेकिन इस रियल वाली जो घटना है इसको दो स्टेपों में पढ़ रहे हैं हम। पहला स्टेप x P1 y के लिए, और x P1 y के लिए आपने अपवर्तन का सूत्र लगा दिया और प्रतिबिंब बन गया है आपका क्या, I डैश, यानी वस्तु O का प्रतिबिंब बन गया है, O का प्रतिबिंब बना है I डैश। अब लेकिन जब ऐसे पढ़ते हैं, ये चीज बहुत आएगी ऑप्टिक्स में, जब आप ऐसे पढ़ते हो कि पहले पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब बन गया I डैश, अब दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए अब ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये वस्तु का काम करता है, और डॉट डॉट करके तुम दिखा रहे हो रियल में ऐसा हो नहीं, तो उसको बोलते हैं आभासी वस्तु का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दो मिरर या दो दर्पण या दो लेंस
या दो से ज्यादा लेंस रख दिए जाते हैं, एक से प्रतिबिंब बनता है, वो वाला प्रतिबिंब उसके लिए वस्तु का काम करता है, फिर दूसरा प्रतिबिंब बनता है, फिर वो उसके लिए वस्तु का काम करता है, फिर तीसरा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा होता है ना। जब आपने देखा होगा जब बाल कटाने के लिए कभी हम सैलून वाले के यहाँ जाते हैं तो हमें अपने बहुत सारे उसमें प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो एक बार हमें सामने वाले शीशा में दिख रहा है, सामने वाला शीशा जो है फिर वो पीछे वाले शीशा में दिख रहा है, फिर पीछे वाला शीशा और कोई उसके यहाँ बहुत सारी चीजें लगी है तो उसमें तो बार बार प्रतिबिंब का बनना। तो रियल में तो वस्तु पहली वाली है, वस्तु का पहले प्रतिबिंब बना, वो फिर वस्तु का काम कर रहा है दूसरे के लिए, फिर बना तो वो अगला वाला उसके लिए। तो वही तरीका है ये। तो अब हमारा ये जो आई डैश है, आई डैश किसका काम करेगा? वस्तु का, और वो भी कैसी वस्तु का? आभासी वस्तु का। लेकिन किस सरफेस के लिए? x p2 y के लिए। क्योंकि ये आई डैश जो बनाए ना वो यहां की सीधी लाइन से बनाए। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं पूरा एरिया हमारा क्या है? पूरा एरिया कांच है, पूरा एरिया सघन माध्यम है, तभी तो ये आकर के सीधी आती। ठीक है, तो अब हम यहां लिख देंगे, यहां आई गैस पृष्ठ x p2 y के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। तब अब आभासी वस्तु हो गई आपकी ये वाली, ये वस्तु हो गई। और अब फाइनल प्रतिबिंब कौन सा हुआ? यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब ये है। यानी अब वस्तु तो है आपकी आई डैश और प्रतिबिंब है आपका आई। अब आपको ऐसे सोच करके अपवर्तन का सूत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि पूरा ये क्या है? सघन माध्यम। तो अब जो प्रकाश की किरण, भाई जब ये वस्तु होगी तो वो प्रकाश की किरण की डायरेक्शन तो इधर हो जाएगी ना, फिर आपकी किरण तो ऐसे मानी जाएगी ना, यानी उसकी डायरेक्शन हो गई सघन से विरल की तरह। तो यहां सिचुएशन बन गई सघन से विरल की तरह। यानी आप जो अपवर्तन वाला सूत्र लगाओगे अब वो सघन से विरल वाला लगाओगे। और सघन से विरल वाला जो फॉर्मूला होता था उसमें μ1 एंड μ2 आर इंटरचेंज। μ1 और μ2 बदल जाते थे, यानी ये हो जाता था μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ध्यान है ना? तो अब क्या करेंगे भाई? अब इस पृष्ठ के लिए लगाओ। अब इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब ये बनाए I, और मान लो P2 से लेके I तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया V। अब चलिए अब लगाते हैं, अब सूत्र लगाते हैं अपवर्तन का। अपवर्तन का सूत्र लगाओगे, सघन से विरल की तरफ है तो μ1 अपॉन v, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, किससे? पृष्ठ x p2 y से, उसको क्या माना है हमने? v। तो सही है भाई, v है। आगे माइनस μ2 अपॉन u का मतलब वस्तु की दूरी, कहां से? पृष्ठ यानी p2 से। और वस्तु कौन है? आई डैश। और आई डैश की P2 से दूरी कितनी है? नहीं पता, लेकिन आई डैश की P1 तक की दूरी है V डैश, और इसकी मोटाई है T। तो P2 तक की दूरी कितनी हो जाएगी? V डैश माइनस T। ये बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए? सही है ना भाई? दूरी हमें चाहिए इस पृष्ठ तक की, जबकि दूरी हमारे पास है यहां तक की, तो T को उसमें से माइनस कर देंगे, तो V डैश माइनस T इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। फॉर्मूला लग गया। लेकिन हम ये जो फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं लेंस मेकर, ये पतले लेंसों के लिए कर रहे हैं, और पतले लेंस होंगे तो ये जो t होगा वो v डैश के कंपैरिजन में निग्लिजिबल हो जाएगा। तो जब t हमारा निग्लिजिबल हो जाएगा तो अगले स्टेप में हम इस t को निग्लिजिबल मान करके हटा देंगे। तो लिख देंगे पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए t आपका लगभग क्या हो गया? 0, निग्लिजिबल हो गया। और t 0 हो गया तो ये आ गया μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन समीकरण नंबर 2। अब ये फॉर्मूले में यहां से हटा रहा हूं भाई, क्योंकि उनका हमने जो यूज करना था वो यूज हो गया। अब हम आगे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं।
ई हो गया। सही है। अब दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, केवल यही दो काम थे हमारे। पहले इस वाले प्रश्न से अपवर्तन कर दिया, फिर इस वाले प्रश्न से अपवर्तन कर दिया। लेकिन रियल में क्या हो रहा है? रियल में तो ये हो रहा है कि ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है आई। रियल में तो ओ का प्रतिबिंब आई बन रहा है, लेकिन आपने उसे दो स्टेपों में बनाया है कि पहले ओ का आई गैस दिखाया, फिर आई गैस का आई दिखाया। लेकिन रियल में वो हो रहा है। इसका मतलब गैस वाली जो चीज है ना, वो हमने बीच में वैसे ही हेल्प के लिए ली है। इसका मतलब गैस वाले कॉन्सेप्ट को हटाना होगा। तो अब इन दोनों इक्वेशनों को ऐसे देख लेंगे, ऐसा कुछ करिए कि गैस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। तो इसमें देखो बेटा, गैस कहां है? μ2 अपॉन v गैस, और उसमें μ2 अपॉन v गैस। वो कैसा है? माइनस का। ये कैसा है? प्लस का। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो यहां हम समीकरण 1 और 2 को प्लस कर देंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए भाई। समीकरण 1 प्लस समीकरण, प्लस लिख दीजिए, चलो, प्लस समीकरण 2। अब जोड़ेंगे तो देखो μ2 अपॉन v डैश से और μ2 अपॉन v डैश कैंसिल आउट। इधर बचा μ1 अपॉन v और माइनस का बचेगा μ1 अपॉन u इक्वल टू। अब इक्वल टू में जोड़ी तो रहे, ये है μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 और वो है μ1 माइनस μ2 अपॉन r1, और ये हमें प्लस करना है। एक काम करता हूं, उसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये μ2 माइनस μ1 और वो भी हो जाएगा, फिर μ2 माइनस μ1। तो जब हम जोड़ने पे μ2 माइनस μ1 आ जाएगा कॉमन। अब कॉमन μ2 माइनस μ1 आ गया, तो यहां तो बचा 1 अपॉन r1, यहां तक तो बचा 1 अपॉन r1। लेकिन यहां से माइनस कॉमन लिया था, इसलिए माइनस भी बचेगा और 1 अपॉन में r2 भी बचेगा। तो माइनस का 1 अपॉन r2 इतना बचा। इन दोनों में μ1 कॉमन दिख रहा है आपको, तो μ1 को कॉमन लेकर के और उस साइड में ले चलते हैं। तो μ1 कॉमन ले लिया, साथ ही साथ उधर ले गए, तो ये बचा 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ1 का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। लेकिन आप पहले ही बता चुके हो कि भाई μ2 माइनस μ1 को क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो उसको 1 μ2 लिख सकते हो। बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। सही है। तो आप चाहें तो अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। हमें लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव करना है। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारी वस्तु जो है वो अनंत पे रखी है, वस्तु कहां रखी है हमारी? अनंत पर। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस। इसका मतलब यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है तो वस्तु अनंत पर होगी तो u इक्वल टू तो हो गया अनंत और v इक्वल टू हो जाएगा f, क्योंकि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा, तो v की वैल्यू f हो जाएगी। तो अब ये चीज पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन मान लेंगे कोई भी थर्ड और इसको यहां पुट करेंगे तो 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन अनंत इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन अनंत की वैल्यू क्या हो गई? 0। और ये आपका आ गया 1 अपॉन f इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, और यही है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। और इसको साथ में समीकरण नंबर 4 का नाम और लिख देना। और ये लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव हो गया। अगर वो आपसे पूछता है लेंस मेकर सूत्र को सिद्ध कीजिए, तो केवल आपको यहां तक काम करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला केवल और केवल एक ऐसा फॉर्मूला है ऑप्टिक्स के अंदर जो फोकस दूरी को अपवर्तनांक के साथ लिंक करता है। अगर कभी भी कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए तुम्हारे पास जिसमें तुम्हें लग रहा है कि फोकस दूरी को या तो पूछ रहा है या दे रहा है और अपवर्तनांक की भी बात कर रहा है, तो समझ लो लेंस मेकर सूत्र लग रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसमें फोकस दूरी और अपवर्तनांक दोनों आते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा हो गया लेंस मेकर सूत्र। ठीक है। दूसरी एक और चीज, मान लो आप अगर ये मान रहे होते कि ये हवा है और ये कांच है, तो फिर हमारे फॉर्मूले में 1 μ2 की जगह पे a μg आ जाता है। सही है ना?
भाई 1 की जगह एयर के लिए म्यू है और ये म्यू जी, तो फिर उस केस में 1 म्यू 2 की जगह पे क्या हो जाता, ए म्यू जी, ये हो जाता है। साथ ही साथ यहीं से कभी कभी एक आध बार क्या पूछा है कि लेंस मे का सूत्र को स्थापित करने के बाद लेंस फॉर्मूले को सिद्ध कीजिए, और वास्तव में उसको गॉसियन फॉर्मूला, गॉसियन लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। तो उससे लेंस फॉर्मूला और सिद्ध कीजिए, और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f=1/b - 1/u। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल समीकरण 3 और 4 का कंपैरिजन कर देना है। तो समीकरण 3 देखो बेटा, आरएचएस देखो 3 की, 4 की आरएचएस देखो सेम है, इसका मतलब एलएचएस दोनों की सेम होगी। तो आप लिख दोगे समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 से, और समीकरण 3 और 4 से जब आप कंपैरिजन करोगे तो 1/b - 1/u, और यही हमारा लेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, लेंस मे का सूत्र को समझ सकते हैं, और साथ ही साथ उसी की हेल्प से लेंस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। इसको गॉसियन एक तरह से फॉर्मेट कहा जाता है, उसका गॉसियन लेंस फॉर्मूला बोला जाता है उसको, 1/b - 1/u, जब यहां से प्रूव करके लाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए जो एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, उसको और थोड़ा सा ध्यान देकर के यहां समझ लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल के लिए जब आप बात करोगे तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वैल्यू जो है विद साइन लगाई जाती है, और हमारा ये इसमें जो आ रहा है 1/r1 - 1/r2। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब बात डिपेंड करेगी r1 और r2 पर, और r1 r2 क्या चीज है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे ये लेंस है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का मतलब होता है ये पहले वाले पृष्ठ को ये P1 और इधर का ये P2। अब P1 का जो गोला बनेगा वो इधर बनेगा, अब P1 का गोला इधर बनेगा तो P1 की जो रेडियस होगी वो यहां तक की रेडियस होगी, इसको कहोगे R1, और P2 का गोला इधर बनेगा तो वो जो रेडियस होगी वो इधर आएगी R2। और जब दूरी मेजर करोगे आप, और मान लो आपकी किरण इधर से आ रही है लेंस के सामने, तो R1 तो हो जाएगा पॉजिटिव और R2 हो जाएगा नेगेटिव। हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस फॉर्मूले के साथ बता रहा हूं, क्योंकि जब भी फॉर्मूले को लगाओगे तो R1 को पॉजिटिव और R2 को नेगेटिव, तो R1 पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, R2 नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें प्लस हो जाएगा, सही है। लेकिन यही चीज अगर आप कॉनकेव के लिए देखोगे तो कॉनकेव के लिए भाई पहला गोला इधर ही बनेगा, तो R1 इधर आएगा, R2 इधर आएगा, तो इसमें R1 नेगेटिव होगा और R2 जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब R1 नेगेटिव हो जाएगा, R2 पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और माइनस कॉमन आकर के f की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो इसीलिए तो अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव में आएगी फिर, और वास्तव में आनी भी चाहिए। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने कि अवतल लेंस के लिए R1 R2 कैसे होते हैं, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, और उत्तल के लिए कैसे होते हैं। तो ये बात आपको दोनों अच्छी तरह से ध्यान